हेलो बच्चों। आज हम सेंट्रोमास का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सारी थ्योरी और बहुत सारे अलग अलग केसेस स्टडी करे। तो कल हम बात कर रहे थे रॉड का सेंट्रोमास और सेंट्रोमास बॉडी का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सपोज करो इट्स अ बॉडी और ये हमारा ओरिजिन है और हमने यहाँ से सेंट्रोमास कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा मास लेते हैं डीएम और मान लेते हैं ये डिस्टेंस है आर के बराबर। और जब हम सेंट्रोमास का डिस्टेंस निकालते हैं जिसको हम आरसीएम बोलते हैं, दैट कम्स आउट आर डी एम डिवाइडेड बाय डीएम। और ये प्रॉपर लिमिट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमारे पास लिमिट अवेलेबल है और उसके बाद आंसर निकाल लेते हैं। अगर सपोज करो कि ये मास किसी रैंडम डायरेक्शन में हो, रैंडम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि इट्स अ मास एंड ओरिजिन इज दिस और हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है आर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि इसके सेंटर मास जो आएगा उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कितना कितना होगा तो हम रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ ऐसे, एक्ससीएम इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डीएम डिवाइडेड बाय डीएम। इसी तरह से YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ YDM डिवाइडेड बाय डीएम और ZCM निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे ZDM डिवाइडेड बाय डीएम। इन वाले फॉर्मूले से हम XYZ कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और बातें, जितनी भी सिमेट्रिक बॉडी होती हैं उन सबका सेंट्रोमास उनके सेंटर पे पाया जाता है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, रिंग, डिस्क और सिलेंडर, स्फीयर, ये सारा कुछ आपको समझाया था। लेकिन अगर हम उसमें से कुछ पार्ट कट कर देते हैं तो सेंट्रोमास में शिफ्टिंग हो जाती है। तो कल मैंने आपको बताया था हाफ रिंग के बारे में कि ये हमारे पास हाफ रिंग है और अगर हम हाफ रिंग का सेंट्रोमास कैलकुलेट करें तो वो कहीं यहां पे होता है और डिस्टेंस आती है 2r/π के इक्वल। इसी तरह से हम अलग अलग बॉडीज का कैलकुलेट कर सकते हैं। हम स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर हो, सो वी हैव दिस पॉइंट 1, वी हैव हेमी होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर है और वो हाफ है, हाफ होलो स्फीयर। अगर हम इसका सेंट्रोमास कैलकुलेट करेंगे तो वो कहीं यहां पे होता है और उसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है r/2 के बराबर। इसका मतलब सेंट्रोमास का डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से r/2 के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, ये सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है और इस केस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगेन सेंट्रोमास यहां पे होगा और ये डिस्टेंस आता है इक्वल टू 3r/8 के इक्वल। मतलब सॉलिड स्फीयर, ये हम कहते हैं हाफ सॉलिड स्फीयर, हाफ सॉलिड स्फीयर, इसका सेंट्रोमास 3r/8 के इक्वल आता है। ये फॉर्मूले केवल आपने याद रखने, इनका डेरिवेशन की जरूरत कहीं पे नहीं पड़ने वाली। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिस्क, ये हाफ डिस्क है। फुल डिस्क होता तो हमें मालूम है सेंटर पे होता, अगर हाफ डिस्क होगा तो सेंट्रोमास कहीं यहां पे होगा और इसकी वैल्यू आती है 4r/3π। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्क की। कोन का मैंने आपको कल बता दिया था, कोन का सेंट्रोमास एपेक्स से निकालेंगे, एपेक्स से निकालेंगे तो सी इट वॉज कोन। अगर हम एपेक्स से कैलकुलेट करेंगे ये वाला तो 3/4h आएगा और अगर हम बेस से कैलकुलेट करेंगे तो वो h/4 के इक्वल आएगा। परफेक्ट है, जहां पे h उसकी टोटल हाइट हो जाएगी। इस हिसाब से हम सेंट्रोमास को लोकेट करते हैं अलग अलग बॉडीज के लिए। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए ना हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं। एक छोटा सा केस है, अगर एग्जाम्पल्स में इंक्लूड करें कि जैसे हमारे पास ये बॉडी थी, हम बॉम्ब मान लेते हैं, ये बॉडी थी और एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन होके दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट में टूटेगा तो क्या होगा, होगा ये कि जो अंदर की एनर्जी होगी वो इवॉल्व होगी। किस फॉर्म में, मोमेंटम के फॉर्म में। अंदर की एनर्जी इवॉल्व होगी और एक मास भागेगा इधर और एक मास भागेगा इधर। इसकी वेलोसिटी होगी मान लो v1 और इसकी वेलोसिटी होगी v2। सपोज करो ये टूट गए 1:4 के रेशियो में। 1:4 के रेशियो का मतलब क्या हुआ, इसका मास m होगा तो इसका मास 4m होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में बॉडी चल नहीं रही थी, स्टार्टिंग में बॉडी कैसी थी, रुकी हुई थी। इसका मतलब p इनिशियल कितना आएगा, 0 आएगा। बाहर से हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करा, मतलब वी हैव नॉट अप्लाइड इवन सिंगल फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। अगर बाहर से हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करा तो मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। मतलब p इनिशियल और p फाइनल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो p फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
अब इसमें से एक पार्ट तो राइट में चला गया तो इसके मोमेंटम को पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरा पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, इसके मोमेंटम को हम नेगेटिव बोलेंगे। तो पी फाइनल क्या आएगा, वो आएगा 4mv2 माइनस m इंटू वी1। और ये टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो 4mv2 माइनस वी1 इज इक्वल टू 0। यहां से रिलेशन आ जाएगा, सॉरी यहां पे m भी आएगा ना, यहां से रिलेशन आ जाएगा 4v2 इक्वल टू वी1। मतलब v1 और v2 में रेशियो आपको मालूम चल जाता है कि दोनों में क्या रेशियो है, v1 और v2 का रिलेशन क्या होगा। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट ये रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें दोनों फ्रेगमेंट में से किसी एक की वैल्यू गिवन हो तो हम दूसरे फ्रेगमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता है और कोई तुमसे कहता है अ बॉम्ब explodes in 3 parts as mass ratio 1:2:4. Full stop. Light masses move perpendicular to each other with velocities 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Find velocity of heavy mass. ऐसे कोई आपसे बोलता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ हैवी मास। अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स एज मास रेशियो 1:2:4. लाइट मासेस मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली फाइंड वेलोसिटी ऑफ हैवी मास। मतलब हमारे पास ये था, पहले ये था, ये है इनिशियल डायग्राम। बाद में क्या हुआ, ये 3 पार्ट में टूट गया। 3 पार्ट में एक पार्ट ऐसे टूट गया, एक पार्ट ऐसे टूट गया। इसका मास m मान लेते हैं, इसका मास 2m मान लेते हैं और इसका मास 4m होगा। और लाइट मास म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि 2m इधर जा रहा है तो m किधर जाएगा, इधर जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाएगा। हमें 4m की वेलोसिटी बतानी है कि कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे, आपको बताया था मैंने कि जब अलग अलग डायरेक्शन में चीजें जाती हैं तो हम उनको सीधा नहीं सॉल्व करते, उनको आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में सॉल्व करते हैं। बेटा क्लियर है, परफेक्ट। इनकी वेलोसिटी गिवन है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड वन इज 20 मीटर पर सेकेंड और इनका आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं आई कैप, तो दूसरे को हम क्या बोलेंगे, जे कैप। वेरी गुड। और थर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बारे में पता नहीं उसका हम दिमाग अभी लगाते नहीं। और हम लोग एक लाइन लिखते हैं दोबारा से, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल वॉज 0, पी फाइनल में आएंगे 3 पार्ट। एक पार्ट किधर को रन कर रहा है, एक पार्ट रन कर रहा है आई में, दूसरा जे में। जो आई में रन कर रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 2m इंटू 20 आई कैप प्लस एक पार्ट जे में मूव कर रहा है, उसका मास m के इक्वल है, m इंटू 10 वॉट, जे कैप प्लस थर्ड वाले का कुछ नहीं पता, लेकिन थर्ड वाले का मास मालूम है, मास है 4m और ये आएगा v। क्लियर हो गया। बस हम सबको इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो हमारे पास यहां पर रिलेशन क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा एक्चुअली हमें 4 आई कैप, या ऐसे बोल सकते हैं m तो 0 की तरफ ले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 4v। परफेक्ट हो गया। अब हम v को शफल कर लेते हैं, यहां से v की वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 आई कैप माइनस 10/4 जे कैप, इस दी वैल्यू। इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब बता देता हूं। इसका बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास ये बॉम्ब था, ये टूट गया। अगर ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर जाएगा तो ऐसे देखना, अगर ये वाला पार्ट ऊपर को जाएगा तो धक्का कहां पे मारेगा, नीचे को। और अगर ये पार्ट इधर जाएगा तो पुश कहां पे करेगा, इधर को। इसका मतलब अगर हम लॉजिकली भी देखें कि ये जो बड़ा वाला मास है वो कहां जाएगा, वो लगभग इस तरफ जाएगा। और इस तरफ का मतलब क्या होता है, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा जो माइनस आई होगा, ध्यान रखना माइनस आई होगा क्योंकि आई इसको बोल रहे हैं, और एक नीचे आएगा जो माइनस जे होगा क्योंकि जे को हम ऊपर को बोल रहे हैं। इसका मतलब दिस कंपोनेंट इज समथिंग माइनस आई, समथिंग माइनस जे, और वही आंसर यहां पे आ रहा है।
ये हमारे पास v का वेक्टर फॉर्म में निकल आया। अगर कोई बोले नहीं सर हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर प्लस 10/4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर केस था जिसमें चीजें एक्सप्लोड होती हैं और हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। एक और दूसरा केस आता है। दूसरा केस आता है, मान लो कोई तुमसे एक एग्जांपल बोले कि हमारे पास एक डिस्क है, वी हैव अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। परफेक्ट। उसके बाद कोई कहता है वी पुट अनदर डिस्क ऑफ मास m/4, मास m/4 एंड रेडियस r/2, और ब्रैकेट में लिखा फिगर, और फिर उसने कहा फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब है हमारे पास ये डिस्क है, हमने इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी जिसका मास कितना होगा m/4, जिसका रेडियस कितना होगा r/2, और कोई हमसे कह रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन का वो बताओ आपकी सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। मतलब ये ओरिजिनल डिस्क था, इट वॉज द ओरिजिनल डिस्क, ये ओरिजिनल डिस्क था। इसके ऊपर हमने एक और डिस्क रख दिया, कैसा रखा, फिगर में, सॉरी मैं पहले फिगर बनाना पड़ेगा, तो यहां सॉल्यूशन नहीं लिखते, यहां पे मैं लिखता हूं ओरिजिनल डायग्राम, और फिगर कुछ ऐसा है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक डिस्क है और ये दूसरा डिस्क है, मतलब अब हमारे पास दो डिस्क हो गए, ये दूसरा डिस्क है, ये बड़ा वाला डिस्क है, इसके ऊपर हमने एक और डिस्क रख दिया ऐसे वाला जिसका रेडियस कितना है r/2। अगर इसका रेडियस r/2 होगा तो उसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर r होगा, मतलब ये यहां से लेके यहां तक टच करेगा। ये आपने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी हमें फिगर में गिवन है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन का पार्ट है, हमें फिगर में गिवन है, राइट। वी पुट अनदर डिस्क ऑफ मास m/4 एंड रेडियस r/2, फाइंड सेंटर मास ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका सेंटर मास हमने कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मास, इस बड़े वाले का मास m दिया हुआ है और इसका मास क्या दिया है, m/4 दिया है, m/4। अभी हम एक काम करते हैं, हम ओरिजिन इसको मानते हैं, इसको। अगर हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं सर यहां पे दो डिस्क हैं, कौन से हैं, एक तो ये बड़ा वाला है, इस डिस्क का, इस बड़े वाले डिस्क का सेंटर मास कहां पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे बनाएंगे, ऐसे शो करेंगे और इसे लिखेंगे m। ये क्या चीज है, ये डिस्क का मास है, और डिस्क का पूरा मास कहां पे लाई करेगा, उसके सेंटर मास पे, और वो यहां पे होगा। और जो छोटा वाला डिस्क है, ये छोटा वाला, इसका मास कहां पे लाई करेगा, इसका मास इसके खुद के सेंटर मास पे लाई करेगा, और वो यहां पे होगा। और वो कितने के बराबर है मास, वो है m/4 के इक्वल। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है r/2 के इक्वल। परफेक्ट। सो वी हैव बिग वाला डिस्क, वी हैव स्मॉल वाला डिस्क। बिग वाले डिस्क का मास है m के बराबर, स्मॉल वाले डिस्क का मास है m/4 के बराबर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r/2 के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हमने बोल दिया ओरिजिन, ये है 0,0। परफेक्ट। अब हमने निकालना है कॉम्बिनेशन का सेंटर मास। कॉम्बिनेशन में कितने मास, मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन में कितने मास, दो मास, एक बड़ा वाला डिस्क और एक छोटा वाला डिस्क। बड़े वाले डिस्क का मास कितना m, छोटे वाले का कितना m/4, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r/2। अब हम निकालते हैं RCM। तो RCM लिखेंगे m1r1, m1 बांधते हैं हम बड़े वाले डिस्क को, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, m1r1 मतलब m1r1 ओरिजिन पे रखा है, डिस्टेंस कितना 0, प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m प्लस m/4 डिवाइडेड बाय m प्लस m/4। बहुत बहुत अच्छी बात है। और यहां से रिलेशन आएगा इक्वल टू mr/8 अपॉन mr/8 अपॉन 5m/4। बहुत सही। और यहां से वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू r/10। सो दिस इज
एक्चुअली r/10। इसका मतलब सेंट्रोमास इस कॉम्बिनेशन का, अगर हमारे पास केवल एक डिस्क होता तो सेंट्रोमास कहाँ था? सेंटर पे। एक और डिस्क होता तो सेंट्रोमास कहाँ था? उसके सेंटर पे। अगर हमारे पास दोनों डिस्क होंगे तो अब सेंट्रोमास कहाँ पे लाई करेगा? इस वाले पॉइंट से r/10 दूर राइट डायरेक्शन में लाई करेगा। परफेक्ट। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और तरह का प्रॉब्लम आता है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है लेकिन मैं इसको थ्योरी फॉर्म में करवा रहा हूं। एक और प्रॉब्लम आता है जिसमें आपसे कोई बोलेगा कि हमारे पास एक डिस्क था, ये डिस्क था जिसका रेडियस r के बराबर है, और उसके बाद लिखा है वी कट अ डिस्क ऑफ रेडियस r/2 एंड मास m/4 फ्रॉम ओरिजिनल डिस्क, और ब्रैकेट में लिखेगा फिगर, और फिर हमसे कहा जाएगा फाइंड सेंट्रोमास ऑफ सिस्टम। अंडरस्टैंड करो, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करा था? डिस्क के ऊपर मास को रखा हुआ था। इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर रहे हैं? मास को रख नहीं रहे, बट हमने मास को इसमें से निकाल दिया है। मास को इसमें से निकाल दिया है। अब लेकिन निकाला कैसे, ये आपको डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है। क्लियर? हमें ये तो पता है निकाला हुआ, वी कट अ डिस्क ऑफ रेडियस r/2 एंड मास m/4 फ्रॉम ओरिजिनल डिस्क, लेकिन फिगर बोला हुआ है तो फिगर बनाते हैं। तो फिगर ऐसे बना देते हैं कि ये वाला सेम फिगर बनाता हूं मैं, ये है, और इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ऐसे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ये है हमारे पास, वी हैड ओरिजिनल डिस्क, देन वी कट अ डिस्क, वी कट दिस मच डिस्क फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास ये रिमेनिंग पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच गया। और अब हमने कैलकुलेट करना है कि सेंट्रोमास कहां पे होगा। तो समझना ध्यान से, यहां कोई मास नहीं है, यहां पे कोई मास नहीं है, ये हॉलो है इस वाले जगह पे। इसको हम समझते हैं ऐसे, इसको एक कंसेप्ट के नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। वैसे मास कभी नेगेटिव नहीं होता, बट इसको हम कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास दे देते हैं। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास का क्या मतलब है? हम ऐसा मान लें कि ये एक डिस्क नहीं है, ये दो डिस्क हैं। कैसे कैसे दो? एक तो ये वाला डिस्क है, ऐसे वाला, जिसका रेडियस है r के इक्वल, जिसका मास है +m। उसके बाद एक और डिस्क है, ये वाला, जिसका रेडियस है r/2 के इक्वल, और जिसका मास है -m/4। माइनस कभी होता नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स अ कंसेप्ट नॉट रियलिटी। हम अब क्या मान के चलें? दो डिस्क हैं, इसमें भी मास है और इसमें भी मास है, बस इसमें पॉजिटिव मास है और इस दूसरे वाले में कैसा मास है? नेगेटिव मास है। आप इमेजिन करो, अगर हम इस वाले डिस्क को यहां से उठाएं, सोचो सोचो, और यहां रख दें तो क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम होगी कि जो ओरिजिनल डिस्क था हमारा, ओरिजिनल डिस्क जो था उसका मास तो पॉजिटिव था, बट इसका मास नेगेटिव है। तो इतने सारे पोर्शन में पॉजिटिव मास है ओरिजिनल डिस्क का, और अगर इतने पोर्शन में ये वाले डिस्क लाके हम रख दें, ये वाले डिस्क को यहां रख दें, तो क्या हो जाएगा कि इतने जगह में जो पॉजिटिव था उसके ऊपर जब ये नेगेटिव मास आएगा तो इस जगह का मास कितना हो जाएगा बेटा? इस जगह का मास हो जाएगा 0। आपको बात समझ आ रहा है? मास क्या हो जाएगा? 0। और यहां पे सच में मास कितना होना चाहिए? 0। सो इट्स अ कंसेप्ट कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क नहीं है, दो डिस्क हैं। एक डिस्क का मास है पॉजिटिव और दूसरे डिस्क का मास है नेगेटिव। तो अब हम मानेंगे, अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हम लोग इस वाले प्रॉब्लम को ऐसे वाले मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने पहले कर रखा है। बट पहले वाले में हमने नेगेटिव नहीं बोला था क्योंकि यहां पे हमने डिस्क निकाला नहीं है, डिस्क को रखा है। प्रीवियस केस में हमने क्या बात करी थी? ये m1 है और ये m2 है और दोनों पॉजिटिव हैं। इस केस में हम क्या बात करेंगे? ये m1 है और ये m2 है, बट ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। आई होप आप समझ गए। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो बहुत बहुत आसान होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि वी हैड ओरिजिनल डिस्क, उसमें से हमने निकाल दिया एक और डिस्क, तो मास एक्चुअली ऐसे हो गया। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन 0,0। आप सोचो इस वाले का मास कहां पे होगा? इस वाले का मास यहां पे होगा, और कितना होगा वो होगा m के बराबर। सो ये ओरिजिनल डिस्क का मास है m और ये ओरिजिन है।
इसके सेंटर और छोटे वाले के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, r/2। तो हम r/2 दूर चलते हैं, दिस इज समथिंग r/2। r/2 डिस्टेंस पे ये वाला डिस्क है और इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे। अगर इसका सेंटर यहाँ पे है तो इस वाले का मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। बट इसको हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम -m/4, क्योंकि हम कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। अब हम निकालेंगे RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मतलब हमने सेम फॉर्मूला लगाया, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। बस फर्क क्या है, जो m2 है उसको हम लोगों ने क्या कंसीडर करा है, उसको हमने नेगेटिव कंसीडर करा हुआ है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू -m/8 डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे हम, डिवाइड बाय लिखेंगे हम 3m/4। परफेक्ट हो गया। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, -r/6। अब ये माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है अगर प्लस में आंसर आता तो सेंट्रोमास इधर होता, माइनस में आया तो सेंट्रोमास इस तरफ होगा। और होना भी चाहिए, क्यों होगा, क्योंकि सच में यहां कोई मास नहीं है, यहां से तो हमने मास निकाला हुआ है, यहां से हमने मास काट के बाहर निकाल दिया। मास काट के बाहर निकालोगे तो यहां नो मास, तो हैवी मास किधर होगा, इधर होगा। तो सेंट्रोमास कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है -r/6। आई थिंक इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझदार बच्चे हैं। चलो गुड। कुछ और तरह के प्रॉब्लम आते हैं, और वो कुछ ऐसे आते हैं जैसे कोई आपसे बोले कि एग्जांपल, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और कोई हमसे बोलता है कि लेट्स से हमारे पास 2 रॉड्स हैं, वी हैव 1 रॉड लाइक दिस एंड 1 रॉड लाइक दिस, ऐसे कुछ है। ये रॉड है पूरा एल शेप में, हमारे पास एक रॉड है और इसका लेंथ है a के इक्वल और इसका लेंथ भी है a के इक्वल, और ये है a/4 के इक्वल और ये भी है a/4 के इक्वल। और डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। डेंसिटी यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, सब जगह डेंसिटी कैसी है, सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। चलो बहुत अच्छी बात है, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, परफेक्ट। और कोई कहता है लोकेट सेंटर ऑफ मास। समबडी टोल्ड के सेंटर ऑफ मास को हमने लोकेट करना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अब कैसे लोकेट करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारे पास 2 रॉड्स हैं। अगर 2 रॉड्स हैं तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। कैसे करेंगे अलग, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे ऐसे कर दिया। अगर हम ऐसे अलग करेंगे तो हमारे पास एक रॉड तो बन गया ये वाला और एक रॉड बन गया ये वाला। जो ये वाला रॉड बनेगा इसका सेंटर ऑफ मास होगा बीचों बीच कहीं यहां पे। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a/8। कैसे, ये a/4 है तो उसका हाफ कितना होगा, a/8। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा a/2। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इसका लेंथ एक्चुअली ये वाला लेंथ कितना आएगा, तो पता चलेगा 3a/4 आएगा लेंथ। सही है, 3a/4 लेंथ आएगा। बहुत अच्छी बात है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना आएगा, 3a/8। तो फिर इस एंड से कितना डिस्टेंस आएगा, इस एंड से, उसको हम बोलेंगे XCM, क्योंकि ओरिजिन होगा ना ये, दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0,0। तो सी इस वाले पार्ट की जो लेंथ आएगी वो आएगी 3a/4 और सेंटर कहां पे होगा, बीच में होगा, 3a/8 पे होगा। परफेक्ट है। और YCM कितना होगा, a/4 का हाफ, दैट इज a/8 होगा। परफेक्ट हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें अगर हम x लिखते हैं तो वो x आएगा a/4 प्लस 3a/8। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि a/4 है और ये 3a/8 है। So now this would be equal to 8 and this is 2 plus 3a, that is 5/8a. क्लियर। तो हमारे पास इसका x निकल आया। सिमिलरली हम इसका y निकाल सकते हैं और इसका y कितने के इक्वल आएगा, इसका y आएगा a/8 के इक्वल।
बिकॉज ये a/4 है तो उसका हाफ कितना होगा, a/8 के इक्वल होगा। ये हमारे पास y निकल आया। चलो डन हो गया। अब हमने निकालने हैं मासेस। मास कैसे निकालेंगे, इसके मास को हम बोलते हैं m1, इसके मास को बोल देते हैं m1 और इसके मास को बोल देते हैं m2। अच्छा डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है कि वो यूनिफॉर्म है, तो जिसका जितना बड़ा एरिया होगा, जिसका जितना बड़ा एरिया होगा उतना उसका मास होगा। तो इसका एरिया ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा होगा, इसका एरिया कम है तो मास कम होगा। एक काम करते हैं, हम m1 निकालते हैं। m1 को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। वैसे हमें वॉल्यूम लेना होता है बट थिकनेस तो यूनिफॉर्म होगी, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो रेशियो में वैसे भी कैंसिल हो जाना है। डेंसिटी को हम रो मान लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय एरिया। थिकनेस को यूनिट ले लो अगर आपको ज्यादा है, तो अगर हम थिकनेस को 1 ले लेते हैं तो वो सेम आ जाएगा वैल्यू। एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया लिखेंगे a इंटू a/4। चेक करो आप, इसको हम a बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, a/4। सो a इंटू a/4। अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, 3a/4 इंटू a/4। So we have this m2 equal to rho into 3a/4 into a/4. This is the value for m2. Right, इसको हम बोल सकते हैं रो a²/4 और इसको हम बोल सकते हैं रो a² into 3/16, right? This is 3/16, right? तो ये हमारे पास मास आ गया m1 और मास आ गया m2। डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एक्सीएम सबसे पहले। अब तुम निकालोगे एक्सीएम, जब एक्सीएम निकालोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सीएम आएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 हमें मालूम है कितना है, रो a²/4 इंटू x1 लिखा है यहाँ पे देखो, दिस इज x1, a/8 आएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय a/8 प्लस m2 इज रो a² इंटू 3/16 मल्टीप्लाइड बाय x2 एंड दैट x2 इज, चेक करते हैं, 5/8a, दिस इज x2। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 इंटू a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज रो a²/4 प्लस रो a² इंटू 3/16। अगर हम न्यूमरेटर से देखें तो रो a² कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर हम रो a² को कैंसिल करें और उसके बाद हम a को कॉमन ले लें तो a कॉमन आ जाएगा, रो a² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा 1/4 इंटू 8। इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, ऐसे करके, और फिर हम लिखेंगे प्लस, यहां पे आएगी वैल्यू 3/16 इंटू 5/8 डिवाइडेड बाय, अगर हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/4 प्लस हमारे पास वैल्यू बचेगी 3/16। अगर हम 4 को और कैंसिल करें तो हमारे पास रिलेशन आएगा a, नीचे ऊपर आएगा 1/8 प्लस 15/32 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4। परफेक्ट, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा एक्सीएम का वैल्यू। इसको सॉल्व आप कर पाएंगे इजीली। सो वील गेट दिस एक्सीएम की उस वाले सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाईसीएम। जब हम वाईसीएम को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, आपके पास m1 मालूम है, आपको m2 मालूम है, y1 मालूम है, y2 मालूम है। दिस वी कंसीडर y1 और m1, दिस इज y2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव m2, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास ऐसी स्कैटर्ड सी वैल्यू हो या डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री हो और फिर कोई हमसे बोले कि आप सेंटर ऑफ मास को लोकेट करो कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो सबसे पहला स्टेप उस बॉडी में हम क्या करेंगे, उस बॉडी के सेंटर को सेंटर ऑफ मास मानेंगे और वहां पे हम अज्यूम करेंगे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, शायद ज्यादा समझ आ जाएगा। इंग्लिश का टी लेटर होता है ना, वैसे लेटर की हमारे पास एक रॉड है लाइक दिस, ये हमने मान लिया। और सपोज करो ये ए है
और ये a/2 है, ऐसा हमने मान लिया, और ये a है और ये a/2 है, ऐसा हमने मान लिया। और फिर किसी ने बोला लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो अब उस वाले में मैंने डेंसिटी अज्यूम करा था, मे बी इसमें मैं डेंसिटी ना अज्यूम करूं, इसमें मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें दो रॉड दिखाई देंगे, टू रॉड्स, एक अपर रॉड और एक लोअर रॉड। अच्छी बात क्या है, दोनों का एरिया सेम है, दिस इज a/2, दिस इज a/2। क्लियर हुआ? तो अब अगर हम बात करें इस अपर वाले की, तो इसका सेंटर मास कहां पे होगा? ऊपर वाले का सेंटर मास होगा बीचों बीच में, लाइक कहीं यहां पे होगा। और नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले का सेंटर मास कहां पे होगा? वो भी बीचों बीच में होगा, कहीं यहां पे होगा। मास इसका भी m होगा, मास इसका भी m होगा। मतलब इस वाले प्रॉब्लम को मैं डिफरेंट मेथड से बता रहा हूं, डेंसिटी और वो सारा अज्यूम नहीं करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड केस करेंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हमने केवल एक चीज कंसिडर करनी है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो अब हमारे पास हमने दो बॉडीज को डिलीट कर देना है। अब हमने क्या मानना है? नाउ वी हैव टू कंसीडर दैट देयर आर टू पार्टिकल्स, वन इज दिस, अदर इज दिस। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो ये 1 है और ये 2 है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज देखो आप, ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? a/4, और ये कितना है? a/2। यस ना? मतलब दिस इज a/4 एंड दिस इज a/2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? a/4 प्लस a/2 इज इक्वल टू दैट इज 1 प्लस 2 इंटू a, दैट बिकम्स 3/4a। परफेक्ट। तो मतलब इस मास और इस मास के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 3/4a। क्लियर हो गया? और इसका मास m है और इसका मास भी m है। इसमें मैंने ओरिजिन कहीं नहीं कंसीडर करा। एक काम करते हैं, इस केस में हम ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे, यहां ले लेते हैं ओरिजिन 0,0। मैंने यहां पे ओरिजिन मान लिया। या तो आप कंसीडर भी कर सकते हो, या तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोलोगे मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, ओरिजिन कंसीडर करके सॉल्व करो, या हमारे पास एक और सिंप्लीफाइड मेथड है। वो मेथड क्या है? इसका मास m है, इसका मास m है, दोनों का मास सेम है, तो सेंटर मास कहां पे होगा? तो एक्चुअली सेंटर मास बिल्कुल बीच में होगा, दिस इज सेंटर मास। और बिल्कुल बीच में होने का मतलब क्या हुआ? ये 3a/4 है, तो ये कितना आएगा? 3a/8 होगा। मतलब इस सेंटर से 3a/8 नीचे सेंटर मास होगा, और हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाया, लॉजिक नहीं लगाते तो फिर बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाता है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन का हुआ। सो डिपेंड करता है कि आपको डिफरेंट बॉडीज दी हो, आपने सेंटर मास लोकेट करना है, आप उसको कैसे करते हो। कई बार तो आपको ओरिजिन अज्यूम करके प्रॉपर करना पड़ता है, कई बार आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हो। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सेंटर मास। और आप अभी बुक पढ़ेंगे तो आपको जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं वो सेम मिलेंगे, थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।